नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेलाइट में। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि प्राचीन भारत का एक भाग है जिसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये अरिहंत जो है उसका हैंड रिटेन नोट्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये बहुत कम समय में आप बहुत चीज़ों को अच्छे से समझते हुए कवर कर पाएंगे। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। मैंने ज्योग्राफी का पूरा जो वन लाइनर है वो कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मेनली तीन है, जो तीन है। पहला कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। और तीसरा क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण। क्लियर है? अब चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहला वाला क्या है यहाँ पे? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन। जो प्राचीन वस्तु, इमारत, वस्तु यानी बर्तन, जो इमारत जो बहुत ही जमीन के अंदर गड़े रहते हैं, उसके बचे हुए अवशेषों का जो अध्ययन यानी स्टडी होता है उसको कहते हैं पुरातत्व शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, पुरातत्व शास्त्र बोलते हैं। और भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह क्या किसको बोलते हैं? इसको अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। अगर इसमें कोई भारतीय का नाम रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, अब है क्या है? अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्य में ही क्या आता है? अभिलेख या शिलालेख होता है। ठीक है, तो अभिलेखों का अध्ययन के हम लोग क्या कहते हैं? इसको पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। चलिए आप इसके बॉक्स में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो अभिलेख है बुगाज कोई का है, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना, ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 1400 पहले। क्लियर है? अभी का जो डेट है इसमें से 2025 चल रहा है, उसको जोड़ दीजिए और 1400 को जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि 40 साल पहले, 3900 साल पहले का बात है। तो इसमें ये बोगाज कोई, देखिए यहाँ पे इसका बोगाज कोई का अभिलेख किस तरह से दिखाया हुआ है बगल में। तो इसमें इसका क्या उल्लेख है? इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख है। और ये इसमें इसमें इसी चीज का साक्ष्य मिलता है कि आर्यों के पूर्व की ओर यानी कि ईरान से आने का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ वो ईरान की ओर से यानी कि पूरब की तरफ से हुआ है। इसका भी साक्ष्य बोगाज कोई के अभिलेख से मिलता है। क्लियर है? अब चलिए ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख दोनों जगह का नाम है, वहां से ये अभिलेख मिला था। तो इसमें जो है ना अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख है। ठीक है ना, इसी दोनों अभिलेख में जो है अशोक का नाम मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें उसका जो राजकवि थे हरिसेन, ठीक है ना, उसको उन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। क्लियर है? उसमें समुद्रगुप्त के विजय, उनकी समुद्री अभियानों के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट है एरन का अभिलेख। बीबीआई बार बार पूछा गया है एग्जाम में। एरन का अभिलेख है, इसमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना, उस समय शासक कौन था? एक भानुगुप्त थे। ठीक है, शासक कौन थे? भानुगुप्त थे। नेक्स्ट भीतरी स्तंभ लेख। क्या है? भीतरी स्तंभ लेख। इसने सर्वप्रथम भारत पर हुन आक्रमण की जानकारी दी। ठीक है ना, इसने सर्वप्रथम जो है भारत पर हुन आक्रमण की जानकारी दी। उस समय कौन थे? स्कंदगुप्त राजा थे। कौन थे राजा? स्कंदगुप्त राजा थे। चलिए अब पुरातत्व शास्त्र में ही हमें क्या आता है? सिक्के के बारे में पढ़ते हैं यहाँ से। तो सिक्के देखिए, सबसे पहला है सिक्कों पर अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, या इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। प्राचीन सिक्के को क्या कहते हैं? आहत या पंचमार्क कहते हैं, जिनपे केवल चिन्ह मारता है। अभी जिसको ठप्पा बोलते हैं ना, उसको हाथ से ऐसे ठप्पा मार करके आहत यानी कि चोट लगाकर बनाया जाता था, जिसके कारण इसको आहत सिक्के बोलते हैं। तो इस पे केवल चिन्ह रहते थे, कहीं कहीं धान का, किसी किसी चीज का, चंद्रमा का, सूर्य का, इस तरह के उस पर चित्र बने होते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है
पहला स्वर्ण सिक्के जो हैं वो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, पहला जो स्वर्ण सिक्का था वो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे। देखिए यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पर बीना बजाते हुए चित्रण किया गया था। समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उससे ये दर्शाता है कि वो बहुत ही संगीत प्रेमी थे। ठीक है, थोड़ा बॉक्स वाला देख लेते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण के मुद्राएं बोलेगा तो ये गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन वहीं सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं बोलेगा तो ये कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के तो है गुप्त के द्वारा और सर्वाधिक शुद्ध बोलेगा स्वर्ण सिक्के तो वो कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। क्लियर है, अगर पहला पूछ देगा तो हिंदी यूनानी शासक हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग अब स्मारक और भवन गुफा के बारे में समझते हैं। ठीक है, स्मारक भवन गुफा, इस स्मारकों के अवशेष आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कुम्भरार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष, राजप्रसाद उनके महल को बोलते हैं। ठीक है, वो राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये बिहार में स्थित है बराबर की पहाड़ी, वहां में 4 गुफाओं को निर्माण किया था। कौन कौन? ये है सुदामा, कर्ण चौपड़, तीसरा है विश्व झोपड़ी और चौथा है लोमस। ठीक है ना, ये सब के सब जो है ना आजीवकों को प्रदत्त किया गया था। यानी आजीवक संप्रदाय के जो लोग भिक्षु थे, वो लोग जो घूमते थे, उनको रहने के लिए 4 गुफाओं को इन्होंने दान में दे दिया था। क्लियर है, वैसे ही दशरथ, यहाँ से देखिए यहाँ पे अशोक का काम हो गया। अशोक के ही पौत्र थे, पौत्र यानी कि पोता यानी बेटे का बेटा। ठीक है, पौत्र थे दशरथ। ठीक है, दशरथ के द्वारा जो है जो नागार्जुनी पहाड़ी पर भी गुफा का निर्माण किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये बराबर की पहाड़ी है और ये नागार्जुनी की पहाड़ी है। ठीक है, तो उसमें गुफा का निर्माण कौन? एक गोपी गुफा, वेदायिका और वापिया का गुफा, 3 ठो इन्होंने भी बनाया था। 1 2 3 हुआ, और ये भी क्या किए थे कि आजीवकों को दे दिए थे। आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे ये भी उन्होंने दे दिया था। तो टोटल बहुत सारा, 4 इधर 3 इधर, 7 उन लोगों को दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब मूर्तियां और चित्रकला। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है कि इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है और हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें वही दिया गया है जो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्तियां और चित्रकला में क्या देखेंगे हम लोग? कुषाण काल में जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म को बहुत ही संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध की जो प्राचीनतम मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में है। ध्यान में रखिएगा, बुद्ध की जो प्राचीनतम पुरानी मूर्तियां किस में है? ये गांधार शैली में है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं के चित्र 1ली शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक मिलती है। ठीक है, और जो अजंता की गुफाओं को चित्र वो 1ली शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक हमें प्राप्त होती है। चलिए इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग आते हैं साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत पे। ठीक है, यह है साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत, जिसको भी अलग अलग तरह से बांटा गया है, जिसमें धार्मिक साहित्य है। ठीक है, तो धार्मिक में कौन आएंगे? धार्मिक आएंगे वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इस तरह से। अब चलिए कौन किससे संबंधित है ये हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन आता है? कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है सारे। बौद्ध ग्रंथों में कौन सा है? त्रिपिटक है, जातक, दीपवंश, महावंश, ये सब के सब जो है ना मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये समय ही वही था। त्रिपिटक, जातक, दीपवंश और महावंश जो पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वैसे ही जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र। ठीक है, कौन है? परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र, ये 3 किससे है? ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। इसमें जो भगवती सूत्र है लास्ट वाला, इसे महापदों की महाजनपद जो थे 16 महाजनपद,
उसके बारे में ही इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिंद पन्हियों से यवन शासक मीनांडर की जानकारी होती है। इसमें मीनांडर और मिलिंद जो थे, इन दोनों के जो बात होने, जो चर्चा हुआ था, दोनों के बाद प्रश्नोत्तरी हुआ था, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे साइड में दिखा हुआ है वेद, छोटा सा देख लेते हैं। वेद, वेद कितने हैं हमारे यहाँ? वेद 4 हैं। तो ऋग्वेद जो है ना, वो ऋचाओं यानी कि जो श्लोक दोहा होते हैं ना, उसका संग्रह है, उसको ऋचा बोलते हैं। ठीक है, तो ऋचाओं के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। सामवेद क्या है? जो मंत्रों का गीत के रूप में संग्रह किया हुआ है, गायन के रूप में इसको संग्रह किया हुआ है, और इसी से संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है, ये सामवेद है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यह यज्ञानुष्ठान के नियम जो है, जो यज्ञ करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या ब्राह्मण को दान देना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ये सब यजुर्वेद में है, और ये कर्म कांड प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद। ये तंत्र मंत्रों का संग्रह है। इसमें जो बहुत ही अभी में जो दशम विद्या ये सब होता है, ये सब इसी के द्वारा, इसमें से लिखा हुआ जो चीजें उसको लोग फॉलो करते हैं। चलिए, अब कुछ कुछ और है। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य क्या क्या है? ठीक है, ये ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वो पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये पाणिनि है। तो इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, ध्यान में रखिएगा। पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण है। ये पूर्व मौर्य काल से पहले ही इसमें जो भारतीय समाज था उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लेखक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त भी इनको बोलते हैं। ठीक है, ये मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण है। इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्र है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद थे। ठीक है ना, महापद्मनंद ने इन्हों घर से बाहर निकाल दिया था राज्य से, इसी वजह से ये विद्रोह कर दिए थे। और राजकीय व्यवस्था पर लिखित जो है ना, प्रथम पुस्तक है। राजा को कैसा होना चाहिए, शासन किस तरह से चलना चाहिए, युद्ध कैसे होना चाहिए, सब इसमें दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी नेक्स्ट किताब है। कौन सा ग्रंथ है? राजतरंगिणी। ये कल्हन इसके लेखक हैं, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, राजतरंगिणी में किसका है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि है। ठीक है, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। और ये मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था यानी मौर्य काल के बाद में जानकारी दी हुई है। मौर्योत्तर काल के व्यवस्था के बारे के बाद में जानकारी दी हुई है, ये पतंजलि में है। क्लियर है? सबका एक एक चीज हो गया। अब चलिए, अब हम लोग विदेशी यात्रियों के जो हैं उनके वृत्तांत देख लेते हैं। तो हमारे हैं यूनानी, चीनी और अरबी, 3 ठो थे। तो सबसे पहले हम यूनानी को पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें पहला है हेरोडोटस। इनको इतिहास का पिता कहा जाता था। ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और ये यूनानी इतिहासकार थे। यूनान के थे तो यूनानी इतिहासकार ही होंगे। नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया है। मैंने बहुत ऐसा चीज है जिसको जो है सच नहीं माना जाता, एक कल्पना देख करके इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट है टीसीएस। टीसीएस जो थे ईरान के राजवैद्य थे। टीसीएस कौन थे? ईरान के राजवैद्य थे। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की है। इंडिका पुस्तक की रचना की है ये, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके राजदूत बनकर? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के आए थे। ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के आए थे। और इसके इन्होंने पुस्तक जो इंडिका है, इसमें मौर्यकालीन समाज तथा राज्य व्यवस्था का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है टोलमी। टोलमी है ज्योग्राफी नामक पुस्तक इन्होंने रचना की। VVI में रखिएगा ये। ठीक है, ज्योग्राफी नामक पुस्तक इन्होंने रचना किया था। नेक्स्ट है प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की 1ली शताब्दी में। कब से? 1ली शताब्दी में। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी इसमें दिए हुए हैं तो मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी।
अब है पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक अज्ञात हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि कोई यात्री आए थे यूनान के, उस समुद्री रास्तों थे, उसी के बारे में इन्होंने जानकारी दिया था। तो इसमें भारत के जितने भी बंदरगाह व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। हम लोगों ने यूनानियों को कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं चीनी यात्रियों की तरफ। चीनी यात्रियों में पहला था फाइयान, ठीक है, जो कि 402 ईस्वी में भारत आए थे। कब? 402 ईस्वी में ही भारत आए थे। और किसके दरबार में आए थे? बार बार क्वेश्चन आ रहा है अभी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और ये भारत में 14 वर्षों तक रहे थे, ठीक है। भारत में ये टोटल 14 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट है, पहला आपका हमारा हो गया यहाँ पे। दूसरा है संयुग्न, ये 518 ईस्वी में भारत आया है। ये क्रमबद्ध तरीके से सजाने के लिए एग्जाम में दे देगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। संयुग्न जो है 518 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। और 3 वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां एकत्र किए, ये लगभग 3 साल ही रहे थे, ठीक है। अब तीसरा है कौन? हेनसांग। हेनसांग का पुस्तक हो गया है सियुकी, इनके पुस्तक का नाम है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और ये 630 ईस्वी में भारत आए थे और 15 साल तक ये रहे थे भारत में, सबसे ज्यादा समय तक। और इन्होंने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का विवरण किया है। नेक्स्ट है, चौथे यात्री कौन है? चीनी यात्री इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। इन्होंने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और भारतीय समाज का वर्णन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अरबी लेखकों के बारे में जानते हैं। अरबी लेखकों में सबसे भी आई है अल-बरूनी, ठीक है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। कब? 1017 ईस्वी में। कब आए थे? 1017 ईस्वी में, ठीक है। ये आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे, जो अभी में तुर्कमेनिस्तान है उसके निवासी थे। इनका बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, ठीक है, एक हो गया। और दूसरा इब्न बतूता है। ये जो यात्रा वृत्तांत है ना इब्न बतूता का, ठीक है, ये रेहला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो रेहला के नाम से इनको जाना जाता है। ये 1333 ईस्वी में भारत आए थे। कब? 1333 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इनके विद्वता से प्रभावित होकर इनको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था उस समय इनको, ठीक है। और कुछ और लेखक भी हम देख लेते हैं। अन्य लेखकों में आएंगे तारानाथ, ठीक है। तारानाथ जो है 1575 से 1634 ईस्वी तक इनका समय रहा है। तो ये क्या थे? ये तिब्बती लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? ये तिब्बत के लेखक थे। इनका बुक है कंगूर तथा तंगूर। कंगूर तथा तंगूर। चलिए ठीक है। अब है नेक्स्ट है मार्क पोलो, एक्स्ट्रा में है। ये 13वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में 1288 से 1292 के में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे, ठीक है ना। इनका विवरण जो है ना पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमने इस तरह से पहला चैप्टर कवर कर लिया। तो आप लोग इसको अगर वीडियो शुरू करते हैं देखना तो अंत तक देखिए, बहुत जल्दी इसका भी सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।